हाँ बेटा ध्यान दो इधर पीछे बॉयज, अरे इधर ध्यान दो। हम कर रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक्स में हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी। टर्मिनोलॉजी का मतलब है शब्दावली। अब हम बात करते हैं कि जो मेंडल था, उस मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, या मटर के कौन कौन से लक्षण लिए, कितने लक्षण लिए। तो अपने पास में टॉपिक आता है मेंडलवाद या मेंडेलिज्म। इधर देखो भाई, कौन से पौधे का चयन किया, मटर। मटर के कितने लक्षण लिए, 7 लक्षणों के कितने रूप, 14 रूप। और वो 7 लक्षण कौन कौन से थे, पहला लक्षण क्या था बेटा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फिर लास्ट में बीज का। अब देखो बेटा इधर, इसमें से कौन से लक्षण प्रभावित थे और कौन से अप्रभावित थे। प्रभावी लक्षण की बात करें तो ये हो गया लंबापन, और ये। इसकी बात करें पुष्प की स्थिति में कौन कौन से, एक दो अंतस्थ और दूसरा कक्षीय, जिसको अपन बोलते हैं अक्षीय कह सकते हैं, और उसको दूसरे को अपन अंतस्थ कह सकते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पुष्प का रंग क्या क्या था बेटा, पुष्प का रंग बैंगनी, कल कल जो लिखा था पहला था अंतस्थ दूसरा कक्षीय किया था ना, नहीं बेटा करेक्ट करके पहला अक्षीय करो दूसरा अंतस्थ करो, अंतस्थ का मतलब साइड में होता है। तीसरी बात करते, चौथी बात करते, फली का आकार क्या था बेटा, फूली हुई और संकुचित। फूली हुई और संकुचित। फिर बात करते हैं फली का रंग कैसा था, या फिर बीज का आकार गोल और झुर्रीदार। और लास्ट बात कर लेते हैं, ये 7 लक्षण है, सातों के दो दो रूप है, विपर्यासी लक्षण है, यानी एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। ठीक है। अब देखो बेटा इधर ध्यान दो, मुख्य रूप से कितने लक्षण लिए, मुख्य रूप से अगर पादप की बात करें, हाँ पुष्प की स्थिति एक अक्षीय दूसरा अंतस्थ, कल जो लिखा था ना उसको करेक्ट करो। पहले में अंतस्थ और कक्षीय लिखा है, पहला अक्षीय और दूसरा अक्षीय मतलब अक्ष के ऊपर और साइड में हो जाएगा तो अंतस्थ, इस चीज को करेक्ट कर देना। अब बात करें अपने पास में लक्षण, पौधे कितने, सॉरी पौधे के कितने भागों के बारे में, पौधे का एक तो है पादप एक खुद, दूसरा है
पुष्प, तीसरा है फली और चौथा है बीज। टोटल मिलाकर के 4 चीजें ही अपने पास है। चारों के पादप के बारे में 1 है, पुष्प के बारे में 2 है, फली के बारे में 2 है और बीज के बारे में भी। समझ में आया? अब ये लक्षण थे जो मटर से रिलेटेड करते थे। मटर का पौधा ही क्यों लिया? तो हमने बात की थी कि मटर के पौधे के लिए कुछ एक उन्होंने क्या बताया कि एक तो जीवन काल कितना था, छोटा था, कितना, फिर बात करें पौधा कैसा था, द्विलिंगी था, यानी स्वपरागण आसानी से। फिर बात करें कम समय में, कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन। अब बात करते हैं मेंडल के नियम। कौन कौन से नियम? यस, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेंडल के नियमों में शामिल नहीं है, 3 चीजें दी जाएगी, एक कोई एक्स्ट्रा और दे देंगे, या फिर पूछेंगे कि मेंडल का कौन सा नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, कौन सा द्विसंकर संकरण पर आधारित है। वो ध्यान रखना, ये दोनों एक संकर संकरण पर आधारित है और ये नियम द्विसंकर। एक संकर संकरण क्या है, द्विसंकर संकरण क्या है, आपको मालूम है। अब देखो बेटा, मेंडल ने जब काम किया तब इस मेंडल ने, यहां लिख देते हैं, इस मटर के पौधे के ऊपर कितना काम किया, हम बोलेंगे 7 साल काम किया। कितना काम किया? 7 सालों तक काम किया। लेकिन काम करने के बाद में ये गए ब्रून सोसाइटी, यानी अपने पेपर पब्लिश करवाने के लिए। लेकिन उस टाइम वहां के जो साइंटिस्ट थे वो बिजी थे डार्विन में, लेमार्क में, उन सब में, तो इस पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। फिर इसकी डेथ हो गई। क्या हो गई बेटा? इसने काम किया था लगभग 57 से लेकर के 63 तक। फिर उसके बाद में इसकी डेथ हो गई। 1857 से 1863 तक काम किया। इसकी डेथ हुई 1884 में। इधर ध्यान दो भाई, 1857 से 1863 तक लगभग इसने काम किया। डेथ हो गई इसकी 84 में। तब तक इसको किसी ने नहीं जाना। लेकिन 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए। कौन आए? 1, 2, 3। एक का नाम था ह्यूगो डी व्रीज, नाम सुना है? दूसरा कॉर्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमक। ये तीनों अलग अलग शहर के वैज्ञानिक थे। हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कॉर्ल कोरेंस और इटली के कह दो तो कौन थे? एरिक वॉन शेरमक। ये तीनों अलग अलग शहर के थे। तीनों ने ही अपने प्रयोग किए और तीनों ही उसी रिजल्ट पे पहुंचे जहां मेंडल पहले पहुंच चुका था। सेम ये वैज्ञानिक कहां गए? उसी सोसाइटी में गए, वहां अपने पेपर दिए। तब उन साइंटिस्ट को याद आया कि ऐसे पेपर बहुत टाइम पहले आ चुके हैं। तब उन्होंने वापस वो पेपर निकाले तो पता चला कि भाई इनकी तो खोज हो चुकी है, आपने तो उनके ही पेपर चोरी करके लाए हैं। तो इन्होंने कहा हम चोरी करके नहीं लाए, हमारा अपना अपना काम हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तब चेक किया तो वही रिजल्ट थे
वही इक्वेशन दे, वही के वही 3 नियम थे, ऐसे कैसे, प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र अपयून। तब बोला गया कि भाई ये पहले आ चुके हैं। फिर उस मेंडल को ढूंढा कि अब वो कहाँ है। ढूंढते ढूंढते उनके घर पे पहुंचे तो घर पर क्या था, मेंडल तो थे नहीं। थे कौन, उनकी तस्वीर थी, ऊपर माला चढ़ाई हुई थी और उनके आगे अगरबत्ती हो रही थी। कब की बात, 1884 में वो मर गया। हम बात कर रहे हैं 1900 की। कब बात कर रहे हैं, 1900 में। ये 1900 में 3 नियम आए। तब बोला, उनकी लैब को खंगाला, सारे पेपर मिले लेकिन कुछ आधे अधूरे थे, उनका सांख्यिकी पूरा का पूरा विवरण नहीं था। फिर बाद में मेंडल को इस जेनेटिक्स का, इन 3 नियमों का फादर बोला गया। तो इनका क्या होगा, इनको, इन 3 नियमों को, सॉरी इन 3 साइंटिस्ट को मेंडल के नियमों के, मेंडल के नियमों के पुनर्खोज करता, पुनर्खोज करता बोला गया। रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म, रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म या लॉ ऑफ मेंडल। समझ में आया। तो अब काउंट करो, 1857 से 63, 1900, लगभग 35 सालों तक मेंडल को कोई जानता ही नहीं था। मतलब उसने काम किया उसके 35 सालों तक। तो सोचो कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं था तो उसका कैसे जीवन चलता होगा। लेकिन मरा उसके बाद में पता चला कि हाँ ये नियम, ये काम वगैरह थे। समझ में आया। आगे चले। अब अपने पास में इन 3 नियमों को, कौन से, प्रभाविता क्या है, पृथक्करण क्या है, स्वतंत्र अपयून का नियम क्या है। देखो बेटा, प्रभाविता का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण किया, वही है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, हमने लिखा था कि F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण खुद को प्रकट करते हैं वो प्रभावी, जो प्रकट नहीं कर पाते हैं वो, क्लियर। फिर बात करते हैं पृथक्करण की। जिस टाइम F1 पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी आता है, उसके बाद में हम युग्मकों का निर्माण करते हैं, तो वो युग्मक एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अगर एक कैपिटल टी एक कैपिटल डी आए तो ये क्या होगा, लंबा होगा। स्मॉल टी आए तो ये कैसा होगा, बौना होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी आए तो ये कैसा होगा, लंबा होगा, लेकिन विषम युग्मजी लंबा होगा। तो एक दूसरे को इफेक्ट, ये इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। समझ में आया ना। तो इसे कहते हैं अपन पृथक्करण का नियम। और तीसरी बात जो हमने द्विसंकर संकरण के अंदर लास्ट क्लास के अंदर की थी, क्या बोला था द्विसंकर संकरण में, कि जिस टाइम अपने पास में F1 पीडी आई वही प्रभावी अप्रभावी के रिलेटेड, लेकिन उसके बाद में हमने युग्मक बनाए थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, 4 युग्मक बनाए थे। उस युग्मकों के टाइम एक लक्षण का प्रभावी या अप्रभावी जोड़ा दूसरे लक्षण के प्रभावी या अप्रभावी पे कोई फर्क नहीं डालता। अगर कैपिटल आर कैपिटल आर आए तो ये क्या होगा, गोल और पीला होगा, ये सत्य है। अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा तो भी ये कैसा है, गोल और पीला है। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर पर प्रभावी है, कैपिटल वाई है वो स्मॉल वाई पर प्रभावी। हमने एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण किए, उसी हिसाब से ये 3 नियम। समझ में आया। आज हम एक चीज पढ़ रहे हैं कि मेंडल के नियमों के अपवाद, मेंडल के नियमों के अपवाद। मोस्ट ऑफ कौन से नियम के, प्रभाविता के नियम के। पहला हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोल रहे हैं बेटा, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये क्या है, सुनना इधर। हमने बात की थी कि अपने पास में एक जनक है जिसको अपन बोलते हैं जैसे लाल, एक है अपने पास में सफेद, ये लाल ये सफेद। F1 पीडी में क्या आना चाहिए, इसको अपन क्या कहेंगे बताओ, एक लाल है एक सफेद है, F1 पीडी में क्या कहेंगे, इसको लाल कहेंगे। कैसा लाल कहेंगे, अशुद्ध लाल कहेंगे, या अशुद्ध लाल या विषम युग्मजी लाल कहेंगे। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, अपूर्ण प्रभाविता। बेटा देख लो, बाद में लिख लेना, ज्यादा नहीं करेंगे अपन, जितनी स्लाइड आप लिख सकते हो उतना ही करेंगे।
कैपिटल आर स्मॉल आर लाल होना चाहिए, लेकिन ये लाल नहीं है, ये कैसा है? अब ये कैसे आए? हम टर्म पढ़ रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब है कि F1PD के अंदर जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण है उनसे हटके कोई तीसरा ही लक्षण आ जाता है। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? F1PD प्रभाविता के नियम के अनुसार F1PD में एक प्रभावी लक्षण, दूसरा अप्रभावी लक्षण, सही है। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर न ही प्रभावी लक्षण आ रहा है, न ही अप्रभावी, कोई तीसरा ही आ रहा है। यानी कि न तो लाल आया, न ही सफेद आया, आया क्या? गुलाबी। देखो इधर, अब इनका मैं आगे क्या कराऊं? क्या कराऊं बेटा? स्वपरागण। कौन सी पीडी आएगी? F2PD आएगी। F2PD का मतलब ये कौन सा वर्ग है? ये कौन सा वर्ग है? पुन्नेट वर्ग, बताया था आपको, है ना। ये इधर एक आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। पहला क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर। दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। तीसरा कैपिटल आर स्मॉल आर। और चौथा, चलो ये कर लो, ठीक है। अब मेरे को पहले इसका लक्षण प्रारूप बताओ। लक्षण प्रारूप प्रभाविता के नियम में क्या आया था? 3:1, यानी कि 3 तो लाल 1 सफेद। इधर देखो लाल कितना है, बीच में गुलाबी कितने हैं, और सफेद कितना है? तो 3:1 आया क्या? नहीं आया ना। अनुपात क्या आया लक्षण प्रारूप? 1:2:1। ये तो है लाल, ये गुलाबी, और ये सफेद। अब बात करते हैं जीन प्रारूप की, जीनोटाइप की। जीन प्रारूप का मतलब समयुग्मजी विषमयुग्मजी देखेंगे। समयुग्मजी लाल कितना, विषमयुग्मजी है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसको तो अपन गुलाबी बोल रहे। ये भी कितने, यानी कि इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप कैसा होता है? समान। पल्ले पड़ा। अब ये जो मैंने चीज की है ना, ये एक उदाहरण है किसका? एक पादप है जिसका नाम है एंटीराइनम, एंटीराइनम मेजस। इसका दूसरा नाम है स्नैपड्रैगन। तीसरा नाम है कुत्ता पुष्प, कुत्ता कुल का पादप। ये नाम ध्यान रखना। आपको सीधा अपूर्ण प्रभाविता कोई नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कि स्नैपड्रैगन के एक पादप में लाल और सफेद में क्रॉस करवाने पर उनके F2PD में जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप लिखो या बताओ, ठीक है ना। ऑप्शन होंगे आपके पास में। तो ये चीज समझ में आई क्या? प्रभाविता के नियम से बिल्कुल अलग है। F1PD में न तो प्रभावी आया, न ही अप्रभावी आया। ओके, आगे चले। दूसरा अपवाद क्या लिखा बेटा? इंग्लिश में बोलते हैं को डोमिनेंस। मतलब नाम से पता चल रहा है F1PD में क्या आएगा? सह का मतलब साथ। कौन कौन साथ? प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ। तो देखो सेम बात कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देखें कि AB ब्लड ग्रुप होता है, AB रक्त समूह, सिर्फ AB, आपको सर ने समझाया होगा AB रक्त समूह। देखना बेटा, AB रक्त समूह कैसे बना? एक है अपने पास में रक्त समूह A, और दूसरा अपने पास में रक्त समूह, इसका हम ले रहे हैं जीनोटाइप IA, IA। इसका ले रहे हैं जीनोटाइप IB। देखना अब इधर, जब F1PD बनती है तो क्या आएगा? कैसे आया आगे बताते हैं। यहां तक चीज समझ में आई? अब इसका अपन क्या कर रहे हैं? IB ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो जब ए और बी ब्लड ग्रुप इस जीनोटाइप के साथ में मिलते हैं तो दोनों का मिला जुला रूप आता है। ए भी आया और बी भी आया। इसको हम क्या बोलते हैं? सप्रभाविता।
हर एक रक्त समूह सहप्रभाविता नहीं दर्शाता। अगर मैं बात कर रहा हूं कि इधर ए की जगह ओ होता तो यहाँ ओ होते, यहाँ क्या आते, आईओ आई बी, मतलब सिर्फ बी ब्लड ग्रुप आता। ओ आया क्या? नहीं आया। तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ सहप्रभाविता कौन दर्शा रहा है? सिर्फ सहप्रभाविता ए बी ब्लड ग्रुप दर्शा रहा है। यहां तक ठीक है? समझ में आया? आगे चले। आगे हम क्या कर रहे हैं? आगे हम कर रहे हैं इनका कौन सी पीडी आएगी? F2 पीडी। F2 पीडी क्या कहती है? वो नेटवर्क, ये आई ए, ये आई बी, ये आई ए, ये आई बी, क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? और क्या बनेगा? तो F2PD के अंदर हमें ए लक्षण भी ए ब्लड ग्रुप भी दिखता है, ए भी दिखता है और बी भी दिखता है। इसका जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप देखें। जीन प्रारूप, सॉरी, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप मतलब बाहर से देखो। लक्षण प्रारूप क्या होगा बताओ? ए ब्लड ग्रुप कितना, ए बी कितने, ए कितना। जीन प्रारूप देखो, समयुग्म जी ए कितना, विषम युग्म यानी ए बी ब्लड ग्रुप कितना और बी ब्लड ग्रुप कितना। यानी कि इनका भी लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप कितना होता है? 1:2:1 ही होता है। लेकिन यही ब्लड ग्रुप एक ऐसा है जो सहप्रभाविता दर्शाता है, बाकी कोई ब्लड ग्रुप सहप्रभाविता नहीं दर्शाता। आपको ब्लड ग्रुप सर ने करवाया है, तो यहाँ पर अपने पास में भी टॉपिक है लेकिन अपन वापस नहीं ले रहे। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, चारों ब्लड ग्रुप के लिए जीन कितनी होती है? एक ही जीन होती है आई, जिसके युग्म विकल्पी होते हैं कितने? 3, आई ए, आई बी, आई या आई ओ। इस टर्म को हम बोलते हैं बहुयुग्म विकल्पिता। क्या बोलते हैं बेटा? बहुयुग्म विकल्प, मल्टीपल एलील, मल्टीपल, क्या कह रहे हैं बेटा? मल्टीपल एलील। अब मल्टीपल एलील कैसे? अब इसमें मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो ले रहा हूं कौन सा ब्लड ग्रुप? एबीओ रक्त समूह। एबीओ का मतलब सारे आ गए। सुनना बेटा, जो चीज चाहिए वो यहां लिख रहा हूं। कौन से जीन द्वारा निर्धारित? जीन आई द्वारा निर्धारित। हमने क्या किया था? अभी बताया था कि मटर का जो पादप की लंबाई उसके कितने एलील? 2, लंबापन और बोनापन। पुष्प की स्थिति के भी 2, हर एक के 2, लेकिन जब 2 से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? समझ में आया? जब युग्म विकल्पी 2 से ज्यादा हो। तो आई जीन के पास में युग्म विकल्पी कितने? 3। कौन कौन से 3? एक तो आई ए, आई बी, आई या आई ओ, ये 3 युग्म विकल्पी है। सुनना बेटा इधर, ये 3 युग्म विकल्पी है और तीनों से ही अपने पास में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप बनते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। उनके जीनोटाइप कितने बनते हैं? सर ने बताया होगा 6 जीनोटाइप बनते हैं। अब जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? सुनना, जीनोटाइप जैसा इस बच्ची ने बोला कि जीनोटाइप 6 बनेंगे। जीनोटाइप निकालने का सूत्र होता है n+1 अपॉन, n की जगह हम रखेंगे युग्म विकल्पी की संख्या। क्या है? 3, 3 + 1, 2, 3 × 4 अपॉन 2, 12/2 बराबर। मतलब कि अपने पास में जो चारों ब्लड ग्रुप है उनके युग्म विकल्पी कितने आएंगे, सॉरी जीनोटाइप कितने आएंगे? अब 6 कौन से होते हैं वो देखें। देखो ब्लड ग्रुप कितने? ए बी, ए बी,
ओके, वापिस रिपीट कर रहा हूं, ए बी और ओ। अब इसके पास में जीनोटाइप देखते हैं, या तो होगा IA या होगा IAIO। इसकी बात करें IB या IBIO। इसकी बात करें तो सिर्फ यही होगा, अभी हमने देखा। और कोई हो सकता है क्या? आगे भी ले लो पीछे ले लो तो भी एक बात होगी। इसकी बात करें तो इसका क्या होगा, IO या आई। कितने हुए देखो, 6 हुए, यानी कि अपना ये जो सूत्र है वो एकदम सही। समझ में आया? चल, अब इसी में हम देख सकते हैं कि ये किस किस को दे सकता है ब्लड, है ना। डोनर किस किस को दे सकता है? ए ब्लड ग्रुप किस किस को ब्लड दे सकता है बताओ? ए ब्लड ग्रुप दे सकता है ए को और ए बी को। बी किसको दे सकता है? बी को और ए बी को। ए बी किसको दे सकता है? ए बी किसी को नहीं दे सकता, ए बी को तो दे सकता है ना। ओ किसको दे सकता है? सबको दे सकता है। अब हम बात करते हैं ग्राही की, रेसिपिएंट किस किस से ब्लड ले सकता है? ये ए से ले सकता है और ये बी से ले सकता है और ये ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, खुद से तो है ही, और यानी कि सार्वत्रिक ग्राही है, सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, ये किससे ले सकता है? सिर्फ ओ से। तो हम बोले सार्वत्रिक, एक लाइन लिख रहा हूं बेटा ध्यान देना, ये है सार्वत्रिक दाता, ये है सार्वत्रिक। अब सुनना, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप कौन सा? ओ। अब वापस रिपीट कर रहा हूं, सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप कौन सा? 4 ऑप्शन सुनना, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव। देखो 2 क्वेश्चन है, एक तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं आए तो सीधा ओ कहेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर आए तो हमें नेगेटिव करना होगा। क्यों करना होगा? इसके लिए एक फैक्टर काम आता है, उस फैक्टर को हम कौन सा फैक्टर कहते हैं? चलो देखो बेटा, कौन सा फैक्टर है, और आर फैक्टर के ऊपर जो जीन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? डी जीन। डी जीन। अब सुनना भाई, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना ब्लड ग्रुप मालूम है? देखो जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए। ओके, अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कब आता है? सुनना बेटा इधर, पॉजिटिव और नेगेटिव कब आता है? आप घर पे बैठ करके ब्लड ग्रुप, हेलो, घर पे बैठ करके ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हो। स्टेशनरी की दुकान पर जाना, उनको कहना कि ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए सीरम की बोतल आती है, 3 बोतल आती है, ब्लू कलर की, रेड कलर की और येलो कलर की, तीनों एक साथ में ही रहती है, एक छोटा सा पाउच आता है, लगभग 300-400 रुपए है। उसको ले आओ। करना क्या है? सुई लगा करके 3 ड्रॉप ब्लड, सुनना बेटा इधर, ये 1 ड्रॉप, ये दूसरी, ये तीसरी, एक होती है, अरे एक ब्लड ग्रुप ए की, दूसरा ब्लड ग्रुप बी की, और दोनों को मिलाए तो ए बी आ जाता है, तीसरा ब्लड ग्रुप भी आ गया। अब चौथा कब आता है? चौथा निर्भर करता है इन्हीं के ऊपर ही है, कब है आगे बात करते हैं। ये है डी की, जो हमने आर एच बताया है, यानी तेरा ब्लड ग्रुप निकालेंगे तब पता करेंगे सी कहां गया। चलो कौन सा? सी पॉजिटिव। डी जो है ये सिर्फ यही बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखना बेटा इधर, ये है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब देखिए ये 3 ड्रॉप,
अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, सिर्फ ए, तो जैसे ही 3 ब्लड की ड्रॉप ली, बूंद ली, उसके पास में मैंने आपको जो तीनों बोतल्स बताई है, एक होती है ए, एक होती है बी, एक होती है डी, इन तीनों को एक एक करके एक के ऊपर डाल दो, एक एक बूंद। अगर रक्त का थक्का जम जाता है और वो रक्त का थक्का ए में जमता है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब पॉजिटिव कब होगा? बी का तो ए से कोई लेना देना नहीं है, बी में कुछ भी नहीं होगा। अब अगर इसके साथ में डी में भी जमता है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए पॉजिटिव। अब देखो, वापिस अगर ए चाहिए तो क्या होगा? ए में जमेगा तभी ए होगा, बी में कुछ भी नहीं होगा। अगर डी में भी कुछ भी नहीं आए, डी में भी कुछ भी नहीं आए तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? दूसरी बात करें, बी पॉजिटिव की और बी नेगेटिव की। अब सेम चीज रिपीट करेंगे, 3 ड्रॉप ली, ए में कुछ होगा क्या बी ब्लड ग्रुप के लिए? अगर सिर्फ बी में रक्त का थक्का जमा तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी, सिर्फ बी। अगर इसमें भी जमता है तो बी पॉजिटिव। अब सिर्फ बी में जमा लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हुआ तो क्या होगा? पल्ले पड़ा। तीसरी बात करते हैं, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। अब सुनना, ए बी ब्लड ग्रुप है बॉयज, यानी कि ए में भी जमेगा और बी में भी जमेगा, तब ए बी आएगा। अब पॉजिटिव आने के लिए हमें क्या? डी में भी वो रक्त का थक्का जमेगा। तो क्या आया? ए बी पॉजिटिव, ए में जमा, बी में जमा, इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा? लास्ट देखते हैं। अब ओ पॉजिटिव कब होगा? ये ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब देखो बेटा, ओ का ब्लड ग्रुप ए से लेना देना है, बी से लेना देना है, इनके बीच में कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें प्लस चाहिए तो थक्का किसमें जमेगा? तो सिर्फ डी में थक्का जमे तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव में देखो ए से लेना देना है, बी से, और नेगेटिव के लिए इसमें भी नहीं जमेगा। मतलब ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई एंटीजन, कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब है इसमें बिल्कुल थक्का नहीं जमेगा। पूरे वर्ल्ड में ये कितने प्रतिशत होते हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर ये 7% होते हैं। ये ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हर किसी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन इसके लिए एक टर्म कंडीशन ये है कि ओ माइनस वाले मिलने बहुत रेयर है। आपकी फैमिली में भी रेयर केस में होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए इसको ब्लड डोनेट करते टाइम सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। या फिर एक कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए कि उसके पास में वो नेगेटिव है, जब उसको जरूरत पड़े तो ये दे और इसको जरूरत पड़े तो आरबीसी का जीवन काल 120 महीने रहता है, तब ब्लड डोनेट करते तो मैं डॉक्टर कहता है कि 3 महीने तक आप वापस ब्लड डोनेट मत करना, वरना आप कमजोर पड़ जाओगे, कुछ दिक्कत हो जाएगी। 3 महीने के बाद में खून जैसे जैसे बनना स्टार्ट होता है, मतलब खून तो बनता ही जाता है, प्रॉपर 120 डेज के बाद में बनना पौधा बन जाता है, तब कहते हैं कि 3 महीने के बाद में करो। ये चीज समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? ओ नेगेटिव कौन है? अरे एक आधो दांत खड़ो करो। ओ नेगेटिव पीछे कौन है? अरे ओ नेगेटिव कह रहा हूं बेटा। जैसे ने क्या नाम बेटा तेरा? खड़ा। अरे खड़ा तो, आगे नहीं आना। और कौन है? नहीं। अरे एज क्या है बेटा? उम्र 17 साल। 1 साल का और हो जा, 18 साल के बाद में तू ब्लड डोनेट कर सकता है, पहली चीज, ठीक है। जब भी तेरे को जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना, मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं तेरे को बुला लूंगा, ठीक है। मतलब मेरा भी ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ नेगेटिव। और जब टपक गए तो सीधे ये पल्ले पड़ा भाई, करेंगे, पहले खुद को कर लो। ये चीज समझ में आई? अब एक लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, देखना बेटा इधर, एक लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। क्या?
बैक क्रॉस नाम सुना है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। हिंदी में घुसना भी मत इनके हिंदी टर्म के लिए। परीक्षणार्थ संकरण कहीं पर परीक्षण संकरण, कहीं पर पक्ष संकरण, इंग्लिश ठीक है। देखो बेटा, जैसा नाम से पता चल रहा है, इधर देखना भाई, मेरे पास में एक है कैपिटल डी, उसका क्रॉस कराऊं स्मॉल टी से, लंबेपन का क्रॉस कराया बौनेपन से, तो मेरे पास में F1PD कैसी आएगी, लंबापन, राइट। अब देखना, अगर मैं इस, इधर ध्यान दो, अगर मैं इस F1PD का संकरण वापिस उनके जनकों से कराऊं तो इसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। समझ में आया, यानी इसका क्रॉस या तो कैपिटल टी से कराऊं या फिर स्मॉल टी से कराऊं, तब इसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। पल्ले पड़ा। अब सुनना, इसमें भी दो चीजें हैं, F2PD नहीं बना रहा अभी मैं, इसमें भी दो चीजें हैं। एक को तो कहते हैं हम आउट क्रॉस, क्या कहते हैं बेटा, एक को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ये आपको इसी टर्म में ध्यान रखनी है, अपने पास में पेपर बाइलिंगुअल आएगा, और अगर इंग्लिश में टेस्ट क्रॉस लिखा है तो सामने जो हिंदी होगी उसमें भी टेस्ट क्रॉस ही लिखा होगा। परीक्षणार्थ संकरण बहुत रेयर पूछा जाता है। अब देखो, आउट क्रॉस में क्या है, अगर अपने पास में देखो, अपने पास में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1PD क्या आई, कैपिटल स्मॉल। अगर इसका संकरण मैं प्रभावी से कराऊं, किससे कराऊं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेम इधर देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल। अगर इसका संकरण मैं किससे कराऊं, अप्रभावी से, तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। समझ में आया, ये नहीं पूछते, सिलेबस में नहीं है, या तो पूरा बैक क्रॉस पूछेंगे या टेस्ट क्रॉस पूछेंगे। बैक क्रॉस पूछे तो लिखना है प्रभावी और अप्रभावी दोनों में से किसी से भी हो सकता है, मतलब ये भी आ गया, और टेस्ट क्रॉस का मतलब सिर्फ और सिर्फ अप्रभावी। इंटरेस्टिंग चीज अब है, अगर इसका मैं ये क्रॉस कर लिया, इसका मैं क्या बनाऊं, वो नेटवर्क बनाऊं। एक तरफ क्या लिखूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ क्या लिखूं, कैपिटल टी क्या आया, कैपिटल स्मॉल कैपिटल। देखना इधर, लक्षण प्रारूप बताओ, ये लंबापन है, कैपिटल डी भी लंबापन, ये भी लंबापन, ये भी लंबापन, ये भी लंबापन, मतलब कि लक्षण प्रारूप क्या आया, 100% लंबे। अब जीन प्रारूप देखो, जीन में हम क्या देखते हैं, जीन में देखते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। कितने हैं बेटा, 2:2 करे तो 1:। समझ में आया, इसमें देख लो, कैपिटल टी भी लंबापन है और कैपिटल स्मॉल को भी हम लंबापन ही बोलते हैं, भले अशुद्ध हो। नीचे वाले हम सम और विषम देखते हैं तो अपने पास में अनुपात, ऊपर वाला कैपिटल 2 है, नीचे वाला कैपिटल स्मॉल 2 है, इसलिए 1:। इधर देखें, इसका भी क्रॉस करवाएं, इधर क्या लिखूं, कैपिटल स्मॉल, इधर क्या लिखूं, स्मॉल स्मॉल। देखो, ये कैपिटल स्मॉल 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 और इधर कैपिटल, ये स्मॉल, इधर स्मॉल और स्मॉल। ठीक है। अब देखो लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप का मतलब हमें देखना है ऊपर वाला कैसा है बेटा, लंबापन है, कितने हैं, बौने कितने हैं, यानी लक्षण प्रारूप क्या आया, उधर क्या आया था, सभी। ओके, जीन प्रारूप देखो, जीन प्रारूप क्या आएगा, विषम युग्मजी कितने, सम युग्मजी बौने कितने, यानी
टेस्ट क्रॉस का जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप 1 होता है, बट आउट क्रॉस का लक्षण प्रारूप 100% लंबे और जीन प्रारूप 1:2। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहां से जो बनता है कि ये काम क्या आते हैं। देखो बेटा, ऊपर 100% है, इधर ये है। जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस करवाना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, ये करते क्यों हैं? जीन प्रारूप ज्ञात करने के ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इस स्लाइड में कोई दिक्कत? लक्षण है इसमें मटर के पौधे का क्यों चयन किया, वही है मटर चयन के कारण। 3 लाइनें हैं छोटी सी। इसमें कितने नियम? 3 नियम। एक संकर संकरण पे 2, द्विसंकर संकरण पे 1। यूगो डिवरीज, कॉलकॉरेंस, एरिक शेरमन, 3 को क्या बोला गया? पुनर्खोज करता। कब की खोज बेटा? 1900 में। उसके बाद में अपूर्ण प्रभाविता समझाया कि ऊपर दोनों जनकों में से कोई प्राप्त नहीं होगा, राइट। इसलिए जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप एक जैसे। सप्रभाविता में ए बी ब्लड ग्रुप बताया, इसके भी जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप एक जैसे। अपूर्ण के अंदर तो ये था कि कोई भी प्राप्त नहीं होगा, यहां दोनों का मिला जुला रूप होगा। फिर बहुयुग्म विकल्पिता बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुप है, एबीओ पूरा आई जीन द्वारा निर्धारित होता है और 3 युग्म विकल्पी होते हैं। जीनोटाइप ज्ञात करने का ये तरीका, और इस तरीके से हमने ये चार्ट बनाया था। ये लो, ठीक है। आगे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकालते हैं, ये चीज। और लास्ट ये बैक क्रॉस, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों में से किसी से भी कराओ तो बैक, प्रभावी से कराओ तो आउट, अप्रभावी से कराओ तो टेस्ट। इसका लक्षण प्रारूप 100, जीन 1:1, लक्षण प्रारूप भी 1 और जीन प्रारूप भी 1। कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना कर लो, कल अपन जेनेटिक्स को पूरा कर लेंगे, ठीक है। स्लाइड नंबर 1 निकालो, या एक की हुई है?